उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। देश में बीते दिनों लोकसभा का चुनाव हुआ और इस आम चुनाव के बाद में देश भर से नए सांसद निर्वाचित होकर पहुंचे हैं लोकसभा में। लोकसभा यानी 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि बीती 17वीं लोकसभा के कई सत्र की तरीके से इस 18वीं लोकसभा में या जो पहला सत्र है इसमें हंगामे की स्थिति दिखाई नहीं पड़ेगी। एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर काम करते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अंकगणित 17वीं लोकसभा से 18वीं लोकसभा में बदल गया, ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्या तमाम चुनावी मसलों और मुद्दों की तपिश लोकसभा के सदन पे या संसद के पटल पे भी दिखाई पड़ेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन किन मसलों और मुद्दों को लेकर सरकार आगे बढ़ने वाली है, क्या विजन है उसका, क्या रोड मैप है और विपक्ष किस तरीके से संख्या बल के आधार पर क्या सरकार को घेरेगा या एक सकारात्मक पहल के साथ में देश हित में आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा, ये देखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस विषय पर बात करने के लिए तीन बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा की प्रवक्ता शायना एनसी जी। शायना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा कांग्रेस की सांसद जेबी माथेर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जेबी माथेर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीडी न्यूज पर। इसके अलावा तीसरे खास मेहमान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पवार जी हैं। आप तीनों राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़े हुए नुमाइंदगी कर रहे प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का स्वागत है। शुरुआत आपसे करते हैं शायना जी, क्योंकि सरकार क्या विजन लेकर संसद में अपना पक्ष रखती नजर आएगी ताकि विपक्ष भी उस पक्ष के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़े। सरकार का क्या रोड मैप, क्या विजन, शायना जी? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी रफ्तार से काम कर रहे हैं, पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं। जो लोगों ने एक भरोसा जताया 2024 के इलेक्शंस में, उससे एक चीज स्पष्ट है कि लोग चाहते हैं प्रगति, चाहते हैं रफ्तार, चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहते हैं हेल्थ केयर, चाहते हैं एजुकेशन, चाहते हैं आत्मनिर्भर बनना। तो एक 100 दिन का जो एक विजन प्लान है भारतीय जनता पार्टी के, लागू तो किया ही गया और इम्प्लीमेंट भी किया गया है। मैं मानती हूँ सदन में बहुत सारे बिल्स हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर चर्चा की आवश्यकता है। चर्चा के साथ सहमति हम चाहेंगे क्योंकि ये सब जनहित में है। आप एक उदाहरण के तौर पे देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर नारी शक्ति वंदन को किस ढंग से पारित किया जाए, या फिर एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद जम्मू कश्मीर के में क्या परिस्थिति है और पूरे देश में हम जानते हैं कि कैसे अट्रॉसिटीज, आतंक कम हुआ है। इस सभी चीजों के ऊपर चर्चा की आवश्यकता है। चर्चा के साथ साथ हम चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री उनकी रूपरेखा भी सबके सामने सभी सांसदों के सामने स्पष्ट रूप से सबको बताएं, ताकि समर्थन के साथ एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी में हम सब काम करें। तो मैं मानती हूँ कि संक्षेप में पीओके हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या वन नेशन वन पोल हो या नारी शक्ति वंदन हो या फिर अन्य जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सभी चीजों पे चर्चा होना चाहिए और एक संवाद के साथ चर्चा, जो एक लक्ष्य रहा है भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नेतृत्व में। जी, जेबी माथेर जी हमारे साथ में कांग्रेस की सांसद हैं। जेबी माथेर जी, आपको लगता है कि जो बात ट्रेजरी बेंच की ओर से कही जा रही है कि किसी भी विषय पे संवाद हो, चर्चा हो और हम आगे बढ़े देश हित के लिहाज से, क्या एक कंस्ट्रक्टिव रोल हम विपक्ष की ओर से देख सकते हैं और किस प्रकार के मसले और मुद्दे, इश्यूज को लेकर आप लोग आने वाले हैं सत्र में? हम हमेशा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने के लिए कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन हमको वो मौका नहीं देते थे क्योंकि लास्ट सेशन में भी 140 एमपीज को सस्पेंड किया था क्योंकि हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो जितने वो पार्लियामेंट अटैक के लिए वो एमपी को क्यों नहीं वो क्वेश्चन पूछ रहे, इसलिए हम सबको वो एक
वो बात करने के लिए हमको सस्पेंड किया था 140 एमपीज। एनीवे, वो अलग बात है। अब इस टाइप का वो नहीं कर सकते हमको लगता है, क्योंकि अब उतना वो नंबर्स भी उनके पास नहीं है, बीजेपी के पास नहीं है, एनडीए के पास नहीं है। और जो बातें अभी अभी अब बीजेपी का स्पोक्स पर्सन ने बताया, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है या वन नेशन वन इलेक्शन, मेरे को लगता है वो सब, या संविधान, इस इलेक्शन के पहले बहुत चर्चा हुई थी, अब 400 पार हम करेंगे और 400 पार के बाद कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हम बदल देंगे। बट आई थिंक ऑल दी संविधान बदलना एंड एक नेशन वन इलेक्शन, वो सब नाउ इट्स क्लोज चैप्टर, बिकॉज दे डोंट, उनके पास नंबर्स भी नहीं है, तो लाने की कोई मतलब ही नहीं है। बट जो हम देश का अब सबसे बहुत बड़ा इश्यूज है, नीट का इश्यू। इस देश में स्टूडेंट्स को जस्टिस नहीं मिल रहे हैं। दैट द नीट इज द बिगेस्ट एग्जांपल। नीट के मामले में इतना 24 लाख स्टूडेंट्स आर सफरिंग, और गवर्नमेंट, अब सुबह सुबह आज एक नोटिफिकेशन आया कि हम फरवरी में पास किया, प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया, अब सब सेट हो रहे हैं, जितना भी ये पेपर लीक हो वो सब प्रिवेंट करने जो पनिशमेंट दे देंगे वो सब आज आ गया। लेकिन अभी अभी पता चल रहा है कि एक्चुअली में नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। एक चीज क्लियर है, हम ये कहना चाहते हैं, जितना भी बीजेपी कोशिश करे ये नीट घोटाला से, ये भ्रष्टाचार से, दे कैन नॉट एस्केप। ठीक है, आपका ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये युवाओं से, सबसे बड़ा इश्यू है। सेकंड इश्यू जी, ये यूथ से जुड़ा हुआ इश्यू अपने आप में बहुत जरूरी है देश के लिहाज से। हम आपके पास आते हैं, अनमोल पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। अनमोल जी, एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आपकी मौजूदगी अब संसद में हो गई है, ऐसे में किस प्रकार से क्षेत्रीय राष्ट्रीय मसलों को आप उठाएंगे, रखेंगे संसद के सत्र में, जिसकी वजह से एक बड़े परिवर्तन को लेकर, या किस प्रकार के परिवर्तन की जरूरत है सरकार में रहते हुए सत्ता पक्ष के लोगों को, उसके ऊपर आप दबाव बना सकें? अनमोल जी, देखिए, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, वहाँ पे सार्थक चर्चा होनी चाहिए, वहाँ पे लोगों के मुद्दों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। जिस तरह से शाइना जी ने कहा कि वो भी चर्चा में और संवाद में विश्वास रखते हैं, तो हम ये भी आशा करते हैं कि पिछली बार जिस तरह से 141 सांसदों को इन्होंने बर्खास्त कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, तो अगर दोबारा से इस तरह का कोई कदम उठाएंगे तो वो ना चर्चा हो पाएगी ना संवाद हो पाएगा। ये दर्शाता है कि लोकतंत्र और संविधान में इन्हें विश्वास वैसे भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस देश के छात्रों का। आज इस देश में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, पिछले 7 साल में 70 एग्जामिनेशन लीक हो चुके। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 8 साल में एफआईआर दर्ज हुई थी। 11 पेपर गुजरात में लीक हो चुके। उत्तर प्रदेश, सारे ही पेपर लीक के किस्से जो हैं वो आखिर क्यों भाजपा के ही राज्यों में निकल रहे हैं? किसानों की बात की जाए, किसानों को आपने कितने वादे किए? आपने कहा हम एमएसपी का दाम देंगे, आपने कहा हम आय दुगनी करेंगे, आपने उन्हें मजबूर किया। 1000 से ज्यादा किसान जो हैं वो आत्महत्या करने पे मजबूर हुए, उन्होंने शहादत देनी पड़ी आपके 3 काले कानून वापस लेने के लिए। आपने एक कमेटी का गठन किया, 9 महीने बाद उन्हें आश्वासन देके कि एमएसपी का दाम दिया जाएगा, केवल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले थे। लेकिन उस कमेटी में ना कोई राजस्थान से था, ना उत्तर प्रदेश से, ना हरियाणा से, जहां से प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। शाइना जी, आरोप यह है कि अभी हाल के चुनाव में इन तमाम मसलों और मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए। कांग्रेस की जेबी मैथर जी कह रही हैं कि साहब आपको 400 नंबर नहीं मिले, इसका मतलब उन मसलों को काम नहीं किया। दूसरा सबसे बड़ा मसला किसानों का और युवाओं का, नीट परीक्षा को लेकर लगातार आप पे आरोप लगा रहे हैं। ये एक ज्वलंत मसला इस समय दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से आप इसको एड्रेस करेंगे? शाइना जी, सरकार की तरफ से ये मैटर सब जुडिस है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। हम सब जानते हैं कि क्या रही है प्रतिक्रिया और प्रोएक्टिवनेस सरकार की, और कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। ये सिर्फ तब हो सकता है जब आदरणीय कोर्ट्स तय करते हैं कि क्या कहना है, लेकिन तब तक जो तहकीकात के साथ साथ जो एक पूरी कमेटी गठित की है कि देखें कि बच्चों की जो समस्या है समझौता उसमें न हो, कोई भ्रष्टाचार का आरोप ना हो। और जिस आम आदमी पार्टी आज आपके टेलीविजन शो पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, शायद उनको ये याद दिलाओ कि भ्रष्टाचार
आदमी पार्टी जो उनकी है, वहां मनी ट्रेल्स का जो लॉन्ड्रिंग हुआ, जो एक पैसे गोवा का के सबूत नहीं इलेक्शंस मिला। में दुरुपयोग अनमोल जी किया आ रहा हूं, गया, अपनी बात कह लेने लिकर दीजिए। लाइसेंसेस को लेके कैसे लोगों को उनके फेवर में उनको इंसुलेशन दिया, ये सभी चीजों के ऊपर भी चर्चा होगी पार्लियामेंट में। रही बात, आपने कहा कि प्रधानमंत्री की जो सोच है, पहले ये समझ लीजिए कि बहुमत है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को, 303 पार हम हैं, और ऐसा कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक स्थिर सरकार है। हम प्रगति के और संसद में जरूर चर्चा करेंगे, नीट के बारे में भी चर्चा होगी। ऐसा नहीं है कि हमने कोई सवाल का जवाब नहीं देना है, लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से आपको शोभा नहीं मिलती है। और आरोप लगाने से एक चीज स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जब तक सिद्ध नहीं होता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, वी विल ओनली बी डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया, उनके एमएसपी बढ़ाने का आपने वायदा किया था, वो कह रहे हैं कि तमाम जो वादे आपने किसानों से किए थे वो पूरे नहीं हुए, इसी वजह से आपको नंबर्स नहीं मिले। ये आरोप लगा रहे हैं आपके विपक्षी। हर एक वादा को निभाएंगे, और हर एक वादा को याद करते हुए ये भी समझ लीजिए, ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने फार्म लॉज को रिपील किया। लाइक अ स्टेट्समैन, ही गेव इन ओनली फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड द पीपल ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी। रही बात एमएसपी को लेके, हम दृढ़ निष्ठा के साथ आपको बता सकते हैं कि जो आपकी आवश्यकता है फॉर फार्मर्स, ड्रोन दीदीज हो, टेक्नोलॉजी हो, यूरिया हो, फसल बीमा योजना हो, पेंशन स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम्स, फार्मिंग फैमिलीज के लिए, ये सभी दृष्टि को लेके हमारे संकल्प पत्र में ना सिर्फ हमने हाईलाइट किया है कैश रिच क्रॉप्स को कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, कैसे एमएसपी बढ़े, कैसे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हो, ताकि फार्मर ना सिर्फ एमएसपी के ही निमित्त, लेकिन कॉन्ग्लोमरेट्स को भी बेच सके अपना प्रोडक्ट्स और प्रोड्यूस। तो बिल्कुल स्पष्टीकरण हमारे संकल्प पत्र में भी है, और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। जी, क्या हम इस 18वीं लोकसभा में, 18th लोकसभा में उस स्थिति से आगे बढ़ते हुए एक डिबेट की, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की कोशिश देख पाएंगे हम विपक्ष की ओर से? विपक्ष हमेशा देश के लोगों की आवाज हाउस में, पार्लियामेंट में उठाने के लिए ही काम कर रहे हैं, वही कोशिश में है, हम करते ही रहेंगे। वो लोग हमें अलाउ करे ना करे, हम करते रहेंगे। अब एमएसपी की और किसान की बात शाइना जी इतना बात कर रहे हैं, तो हम एक चीज रखना चाहते हैं, इधर तेलंगाना में हम सिर्फ बात नहीं करते, हमारा गवर्नमेंट जहां है तेलंगाना में आज 40 लाख फार्मर किसान फैमिलीज को जितना भी 2 लाख तक का डेट था वो सब माफ कर दिया। सो हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। किसान न्याय की बात हमने किया, और जहां हमारा गवर्नमेंट है वहां हमने किया, आज किया। तो हम जो कहते हैं वो करके दिखाया। ये बीजेपी और गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर, जो बोलते हैं वो नहीं करते। इसके अलावा एक चीज और, शाइना जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं है, नीट में भ्रष्टाचार नहीं है। वी हैव इनफ, इतना एविडेंस है, इतना मीडिया में आ रहे हैं पेपर लीक के लिए 2 लाख, ये लाख, इतना लाख में पेपर मिलते हैं, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? जी अनमोल जी, क्योंकि जो आप बात कह रहे थे उन सारे आरोपों के बाद में सच ये है कि चुनाव के बाद एक मैंडेट मिला है एनडीए को। नंबर्स एक अलग बात है, बट मैंडेट मिला है। ऐसे में जब वो सरकार बना चुके हैं, सरकार आगे बढ़ने वाली है, तो क्या आम आदमी पार्टी भी उस प्रकार के मुद्दों पर कहीं एक सकारात्मक रुख नजर करती दिखाई पड़ेगी? देखिए, 2 बहुत ज़रूरी चीज़ शाइना जी ने बोली हैं जिससे कि वो खुद आज एक्सपोज हो गई। पहला, उन्होंने बोला कि नीट के एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पूरा देश का युवा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आज एजुकेशन मिनिस्टर से और प्रधानमंत्री जी से कि पेपर लीक हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने जो अक्यूज़ थे उन्होंने मान लिया है कि उन्हें पेपर कुछ घंटे पहले दे दिया गया था। जितनी अनियमितताएं, जितना भ्रष्टाचार और जिस तरह का पेपर लीक की ये घटना देश में हुई है ना, करोड़ों लोग इससे ग्रसित हैं, पहली चीज़। दूसरा, इन्होंने कहा कि जब तक आरोप साबित नहीं होता तब तक कोई दोषी नहीं होता, और ये बात कर रही हैं भ्रष्टाचार की आम आदमी पार्टी की। मैम, पिछले 10 साल से
200 से ज्यादा मुकदमे किए गए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं पे, कई सीबीआई रेड हुई हैं, एक पैसे का आरोप साबित नहीं कर पाए। आप लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहे हैं, शायना जी से जवाब ले। शायना जी, अगर आपको मेरी आवाज बेहतरी से मिल रही हो, अनमोल जी आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवक्ता के तौर पर वो कह रहे हैं कि साहब लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। ये गर्माहट हमने चुनाव के समय भी लगातार देखी, संविधान को लेकर भी देखी, और आपने जो बात कही थी वो कह रहे हैं कि साहब आप लोग आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं और इस प्रकार का वो एलिगेशन लगा रहे हैं जबकि कोई भ्रष्टाचार के सबूत नहीं मिले। शायना जी, क्या कहेंगे आप? मुझे उनकी पूरी बात सुनाई दी और मैं सिर्फ ये कहूंगी कि लिकर लाइसेंसेस, लिकर पॉलिसीज को किसने बदला, कैसे उन्होंने पूरे अमेंडमेंट्स बनाए ताकि थोड़े लोगों को फायदा हो, कैसे 380 करोड़ का जो मनी ट्रेल है पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, कैसे उनके गोवा के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया, कैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल गए जेल। क्या ये एक षड्यंत्र है या हकीकत? हकीकत ये है कि भ्रष्टाचार हुआ है और उस आधार पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपना काम किया है। कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी। जहां आदरणीय कोर्ट्स ने ये स्पष्टीकरण भी दी कि क्या है पूरा मनी ट्रेल और क्या है पूरा प्रोसेस कि आपने आपके लिकर पॉलिसीज को बदला है थोड़े लोगों को फायदा देने के लिए। तो बड़ी बड़ी बातें ना करे वो बेहतर होगा। सबके भीतर जो एक सवाल उठता है या सबके मन के भीतर जो ये सवाल उठता है ये है कि जो आपने इतना बड़ा लिकर स्कैम किया और अब भी आप बोल रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, तो ये दाल में कुछ काला है। क्योंकि दिल्ली की सरकार और दिल्ली के इलेक्शंस में आपको पता है कि आम आदमी पार्टी को एक सीट भी नहीं मिला। तो शायद जनता जान चुकी है और टीवी स्टूडियोज में चर्चा न करते हुए जनता का जनादेश हम मानते हैं और स्वीकार करते हैं और आदर सम्मान के साथ उसको एक सही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जी, जेबी माथुर जी, क्योंकि एक इस डिबेट में जो इशू उठे उससे आगे बढ़ते हुए, क्या इंडिया अलायंस का जो एक पूरा कोशिश थी मिलकर चुनाव लड़ना, क्या उस प्रकार का जो एक कोऑपरेशन था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में इंडिया अलायंस के तहत, क्या वो कोऑपरेशन, एक अंडरस्टैंडिंग, समझ तमाम इश्यूज पर हम पार्लियामेंट में भी आने वाले सत्र में जो ये आएगा पार्लियामेंट सेशन उसमें देख पाएंगे? क्योंकि अभी भी चुनाव के तुरंत बाद से कई प्रकार के डिफरेंसेस की वॉइसेस भी दिखाई पड़ रही हैं। तो विद इन इंडिया अलायंस क्या वो एक कंसेंसस बन पाएगा इश्यूज को लेकर? उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी जेबी माथुर जी? इंडिया अलायंस एक फैमिली जैसा है और वी देश के लिए, देश के मुद्दे उठाने के लिए, देश के संविधान बचाने के लिए ही दिस अलायंसेस मेड। और श्योरली हम ये कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस विल कंटिन्यू। जो हमने अब तक किया वो आगे भी करेंगे। ये पार्लियामेंट सेशन के बीच में, इसके पहले भी इंडिया अलायंस का मीटिंग होगा, चर्चे होंगे एंड देन जॉइंट डिसीजन की डेफिनेटली ले लेंगे। और हमारा जो एक यूनिटी, एकता जो इस इलेक्शन में देखने को मिला, वो यूनिटी की वजह से ही इतना अच्छा जीत इंडिया अलायंस का हो गया और बीजेपी और एनडीए के सीट्स नीचे आ गया। और संविधान बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को जो संविधान बदल देंगे बोला था, लेकिन अभी संविधान को बो करने का भी हमने देखा, देश को देखने के लिए भी मिल गया। तो ऑल दैट इज ये जीत है इंडिया अलायंस की, एकता की, एक साथ मिलकर काम करने की। और जो हमारा जितना भी मुद्दा है देश के लोगों की, हम वो उठाते ही रहेंगे साथ मिलके। जी अनमोल जी, क्योंकि ये चुनाव के नतीजों के बाद से कुछ डिफरेंसेस दिखाई पड़ रहा है विद इन इंडिया अलायंस में, जो सवाल मैंने जेबी माथुर जी से किया वही मैं आपसे कर रहा हूं कि क्या वो एक कंसेंसस सत्र में भी, संसद के पटल पर भी दिखाई पड़ेगा विपक्षी दलों में, ताकि आप जो बात कह रहे हैं जनता के मुद्दों को मुखरता से रख सकें, सरकार पे दबाव बना सकें, वो एक अंडरस्टैंडिंग, समझ को लेकर क्या प्रयास होगा? देखिए, पहले मैं शाइना जी की बात का जवाब देना चाहूंगा, उसके बाद मेरा जवाब भी दे दीजिए। जी जरूर जी। जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं कोर्ट में, जब इनसे ये पूछा गया कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है, क्या आप एक भी पैसे का मनी ट्रेल साबित कर पाए, तो ये वहां पे जवाब नहीं दे पाते। इनका केवल और केवल मकसद है आम आदमी पार्टी को खत्म करना, जिसमें विफल रहेंगे। मेरे दूसरा, आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपने पूछा, देखिए जब भी देश के मुद्दे उठेंगे,
जब भी लोगों के मुद्दे उठेंगे, जब भी आम इंसान के मुद्दे उठेंगे, तो मुझे लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उस मुद्दों का समाधान निकालने की तरफ विचार करना चाहिए। और अगर बेहतर नीतियां, बेहतर पॉलिसीज गवर्नमेंट लाती है तो जरूर उसका समर्थन किया जाएगा। लेकिन पिछले 10 साल में हमने ये देखा कि जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, वो चाहे बेरोजगारी हटाने का हो, चाहे प्राइस राइज कम करने का हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए जो 400 पार का ढोल बजा रहे थे वो जनता ने फोड़ दिया और इन्हें 240 सीट मिली है। जी शायना जी, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। अब सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा माहौल बनाए, एक प्लेटफॉर्म दें, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें ताकि देश हित में फैसले हो सकें। क्या एक नई पहल, क्योंकि हमने 17वीं लोकसभा के कई ऐसे सत्र देखे हैं जहां पे बहुत हंगामा देखने को मिला, 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत से लेकर अंत तक कुछ ऐसा हो जो एक बड़ी नजीर बने, सत्ता पक्ष पे जिम्मेदारी। इन्होंने पहले एक सवाल की थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, मैं सिर्फ इसका जवाब दूं और फिर आपके सवाल पे आती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है 106 बार, जिसमें से 80 बार हुआ है तो कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अमेंडमेंट कब की? ट्रिपल तलाक हो जहां महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, एब्रोगेशन और 370 जहां जम्मू कश्मीर के लोगों को एक कंक्लूसिव वे में भारत के अंदर ला रहे हैं, नारी शक्ति वंदन जहां महिलाओं को एक मौका मिल रहा है। ऐसे ये हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया, प्रीएम्बल लेके गए स्कूल्स तक। और आपको पता है कि अमेंडमेंट करना और बदलना जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि अमेंड कोई भी कर सकता है, बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है जी। रही बात विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, और विपक्ष ने ये नैरेटिव चलाया, तो मैं इसकी स्पष्टीकरण करना चाहती हूँ। रही बात आपका सवाल, जहां आपने कहा कि 18वें लोकसभा में क्या होगा, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र की खूबी है जनादेश। हमारी हार हो, जीत हो, और हमारी तो जीत हुई है। 240 सीट कुछ कम नहीं है। क्यूमुलेटिवली आप देखें तो कांग्रेस के तीनों इलेक्शंस को आप जोड़ दे तो भी 240 नहीं मिला है उनको। इंडी अलायंस पूरे गठबंधन को देखे तो भी 240 नहीं मिला है। 240 जो जनादेश ने दिया है, हम इसको स्वीकारते हैं। हमने कभी ईवीएम की बात नहीं की, एग्जिट पोल्स की बात नहीं की, मीडिया नैरेटिव की बात नहीं की। जनता का जनादेश स्वीकार है सर आंखों पर, और जो जीता वही सिकंदर। उस परिप्रेक्ष्य में आप भी कृपया ये डाइजेस्ट कीजिए कि आपके नंबर्स और गणित और वोट शेयर में इतना अंतर नहीं है जितना आप जता रहे हैं। तो स्वीकार करके काम कीजिए। सिर्फ पॉस्चरिंग, सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना, सिर्फ नैरेटिव के ऊपर प्रतिक्रिया देना, मुझे लगता है कि ये हमारे प्रजातंत्र, लोकतंत्र के लिए गलत है। जी जेबी माथुर जी, क्योंकि अर्थमेटिक्स जो नई पार्लियामेंट का जो जनादेश आया है उसके लिहाज से बात करें तो सबके पास अपने अपने तर्क है, ट्रेजरी बेंच के पास भी और विपक्ष के पास भी। लेकिन कांग्रेस के लिहाज से आपका प्रदर्शन आगे बढ़ा है, तो जो समर्थन जनता से विपक्ष को मिला है बढ़े हुए नंबर्स के साथ में, क्या वो एक जिम्मेदारी निभाने के लिए विपक्ष खासतौर से कांग्रेस तैयार है? क्योंकि आपको अगर बढ़ा हुआ जनमत मिला है 17वीं लोकसभा के बनस्पत, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है। क्या उसके लिए तैयार है कांग्रेस? जितना भी लोगों का इश्यूज है वो उठाने के लिए हम तैयार हैं, और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन बनने के लिए भी हम तैयार हैं। हम जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हम फॉलो करेंगे और वो करना चाहिए। लेकिन बीजेपी अब क्या कर रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट अब क्या कर रहे हैं, अभी भी लेसन नहीं पड़ा बीजेपी में, ऐसा लगता है। क्योंकि प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करने के लिए कोड़ीकुंदिल सुरेश जी, जो एक बैकवर्ड कास्ट से था, उसको हटा के किसी और को प्रोटेम स्पीकर बनाया। तो प्रोसीजर कौन फॉलो नहीं कर रहे, कन्वेंशन क्यों फॉलो नहीं कर रहे, ये बीजेपी और ये गवर्नमेंट को बोलना चाहिए। लेकिन हम एक जिम्मेदार विपक्ष डेफिनेटली हम रहेंगे, क्योंकि वी आर कमिटेड टू द पीपल। ठीक है जेबी माथुर जी, आपने बहुत एक प्रोटेम स्पीकर का पॉइंट उठाया, जल्दी से रिस्पॉन्ड ले लेते हैं। शायना जी, प्रोटेम स्पीकर को लेकर संसद सत्र शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं एक तरीके से टकराव दोनों पक्षों में दिखने लगा है, क्या कहेंगी आप शायना जी? नहीं, कोई तनाव नहीं है। हमें तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से काम करना है, जनहित में काम करना है, भारत के लिए काम करना है।
हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि वो एक प्रधान सेवक है जिनके लिए देश सर्वप्रथम, पार्टी नेक्स्ट, इंडिविजुअल लास्ट। कोई ईगो, कोई घमंड की राजनीति नहीं है। स्पष्ट रूप से भारत की जनहित में काम करना, यही एक लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य। ठीक है, तो ये एकमात्र लक्ष्य किस तरीके से 18वीं लोकसभा के सत्र में संसद के पटल पे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ दिखाई पड़ेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शहनाज जी आपका, जेबी माथुर जी आपका और अनमोल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने आप में अगर देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि संसद के सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र होगा। यहां से अगले 5 साल किस प्रकार की राजनीति होगी, इसका एक तरीके से नजीर देखने को मिलेगी इस आने वाले सत्र में लेकर। लेकिन बहुत से मसले और मुद्दे हैं जिस पर जनता भी देखना चाहेगी आखिर संसद किस प्रकार से इन मसलों पर आगे बढ़ती। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।